बच्चों को डाउट होता है सर इसका कम समय में रिवीजन कैसे करें, 15 मिनट में सिर्फ रिवीजन करवाऊंगा और यकीन मानो अगर इस वीडियो को तुमने देख लिया तो इस चैप्टर से आने वाले हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब देखो ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ूंगा मैं। सबसे पहला जो हमारे मन में प्रश्न आता है वो आता है कि भाई संसाधन असल में है क्या। संसाधन को लेकर के आपके मन में कई सारे डाउट्स हैं। वैसे क्लास 8 से हम लोग इसकी परिभाषा पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर इधर हम देखें तो वह सभी वस्तुएं लाला या पदार्थ या क्षमताएं जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं जिनका उपयोग तकनीकी द्वारा संभव हो संसाधन कहलाती हैं। मतलब आपके आसपास दिखने वाली हर एक वस्तु जो तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करती है और तकनीक का उपयोग करके जिससे तुम अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हो संसाधन कहलाती है। मेरे हाथ में पेन है, रिमोट है, माइक है, कपड़े मैंने पहन रखे, ये सारी मेरी नीड को फुलफिल कर रहे हैं और ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, अब संसाधन तो हमने देखा, जब संसाधन हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं तो हम जो है बहुत खुश हो जाते हैं मोहतरमा की तरीके से। जैसे आप खुश हो जाते हो जब आपकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। आपने डिमांड करी घर से कि एक आपको आईपैड चाहिए, घर वालों ने दिलवा दिया, बड़े खुश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति हो गई। ठीक उसी तरीके से जब मोहतरमा की आवश्यकता की पूर्ति होगी तो ये भी खुश हो जाएंगी। और संसाधन को याद रखने की शर्तें क्या है भाई, क्या कुछ ऐसा है कि जब वो होगा तो कोई चीज संसाधन बन जाएगी। आप देखोगे किसी भी वस्तु की अगर उपयोगिता है, आप उसका अपने जीवन में उपयोग कर रहे हो तो संसाधन है। उपलब्धता अगर उपलब्ध है तो भी संसाधन है। तकनीकी ज्ञान एवं मानव श्रम का समन्वय आवश्यक है। तकनीकी ज्ञान होना चाहिए ताकि हम उसका उपयोग कर सकें और मानव श्रम तो बिना मनुष्य के कुछ भी संभव है नहीं। ये पेन बहुत है ना, अगर इसका उपयोग करना चाहूं तो हमारा होना आवश्यक है ना। और हम ही तो कहीं ना कहीं इसको बनाते हैं, इस स्मार्ट बोर्ड को बनाते हैं। तो बहुत सारी चीजें अगर वो हमारे आसपास हैं उनका हम लोग उपयोग कर पा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मानव संसाधन है। अब डाउट आपके मन में ये होगा सर मानव संसाधन क्या होता है। तो लाला क्लास 8 में तुमने पढ़ा होगा मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। पर 10th में थोड़ा सा हम लोग ब्रॉड लेवल पे पढ़ते हैं। अब समझते हैं कि मनुष्य क्या है। मनुष्य स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों संसाधन है? क्योंकि मनुष्य भी कहीं ना कहीं स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति स्वयं से करता है, दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति भी स्वयं से करता है, इसीलिए मनुष्य भी क्या है, संसाधन है। आप देखोगे उसकी बुद्धि, कौशल एवं श्रम अन्य संसाधनों को उपयोगी बनाते हैं। भाई आप देखो आपके आसपास बहुत सारे संसाधन है, स्मार्ट बोर्ड है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बाइक है, सब कुछ है ना। वो कब उपयोग में आएगा? जब तुम यूज करोगे ना। तो मनुष्य क्या करता है, बाकी जो भी आसपास के संसाधन है उनको उपयोग में लाता है और उनको उपयोग के लायक बनाता है। इसीलिए मनुष्य भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। अब देखना आप संसाधन की विशेषताएं। अगर तुमसे कोई पूछे कि लाला संसाधन की विशेषता क्या है तो इसको लिस्ट कर लेना इसी तरीके से पॉइंट बना करके। पहला क्या कि भाई संसाधन के अंदर उपयोगिता होती है, संसाधन उपयोगी होते हैं और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दूसरा आप देखोगे मूल्य, आर्थिक या सांस्कृतिक मूल्य होता है। जैसे पेन है ना, तो पेन का कुछ प्राइस है कि आप देखोगे 4000 5000 की पेन है, प्राइस होता है ना, तो इसका मूल्य होता है। या तो सांस्कृतिक मूल्य होगा या आर्थिक मूल्य होगा। सांस्कृतिक मूल्य का मतलब हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ हो सकता है या धन से जुड़ा हुआ हो सकता है। फिर आप देखोगे मानव श्रम। अब मानव श्रम क्या है, जिसको हम लोगों ने मानव संसाधन का, तो मनुष्य बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखोगे प्रकृति को संसाधन बनाने के क्रम में ये आवश्यक है। अब अगर हमारे सामने पहाड़ है और पहाड़ को तोड़ के अगर हम रोड बनाना चाहें, ठीक है ना, ये पेड़ है, पेड़ को काट के अगर हम जो फर्नीचर बनाना चाहें तो मनुष्य का होना जरूरी है ना, रहेगा तभी तो कटाई करेगा। ठीक है, तो आप देखो कि मानव श्रम क्यों महत्वपूर्ण है, प्रकृति को संसाधन बनाने में श्रम आवश्यक होता है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। लाला संसाधनों के वर्गीकरण से संबंधित एक चित्र दिया गया है तुम्हारी किताब में एनसीईआरटी में, उसको देख लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कैसे भी करके उसको देख लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना। बाकी इधर अगर हम देखें तो संसाधनों का वर्गीकरण अगर उत्पत्ति के आधार पर लाला देखा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। अब आप देखोगे जैव संसाधन जिसको आप कहते हो बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स क्या है भाई, जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है उनको जैव संसाधन कहते हैं। जैसे आप देखोगे वन्य जीव हो गए, मत्स्य हो गया, पशुधन हो गया, मनुष्य हो गया। यहां से क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। अजैव संसाधन क्या होते हैं, आप देखोगे निर्जीव पदार्थों से बने हुए संसाधन जैसे चट्टाने, धातुएं जिनमें जीवन नहीं होता, निर्जीव संसाधन कहलाते हैं, पर एटलीस्ट हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ऐसे अगर हम देखें समाप्ति के आधार पर कि कौन कौन सी चीजें समाप्त हो जाती हैं, तो लाला समाप्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला आप देखोगे नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पानी है, पानी का लाला कितना भी यूज करोगे ना दोबारा से प्राप्त हो जाएगा। वन का अगर आप यूज करोगे तो नए वन उगाएंगे। आप देखोगे पवन ऊर्जा, हवा का जितना भी उपयोग करोगे दोबारा प्राप्त हो जाएगी, सौर ऊर्जा। तो ये सारे के सारे क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद आप देखोगे अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं भाई, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, जिनका आप उपयोग करोगे तो समाप्त हो जाएंगे, दोबारा से आपको नहीं मिलेंगे, उनको हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। और इसका एग्जांपल है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो यहां एग्जांपल से लाला एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, याद रखना आपको, इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन लाला 4 प्रकार के हैं। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? अधिकार के आधार पर कि संसाधन पर अधिकार किसका है। तो पहला आप देखोगे व्यक्तिगत संसाधन, जिसको इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। अब ये व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है भाई? जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे तुम्हारी बाइक है, तुम्हारा अधिकार है, तो वो तुम्हारा निजी संसाधन है। मेरा लैपटॉप है, मेरा अधिकार है, मेरा निजी संसाधन है। सामुदायिक संसाधन मतलब क्या होता है? जिस पर पूरे समाज का अधिकार हो, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। राष्ट्रीय संसाधन तो देश की सीमा के अंदर स्थित सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। देश जब चाहे तब उनका उपयोग कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अब आप देखोगे जो समुद्री सीमा होती है, मतलब आप देखोगे जो EEZ होता है, मतलब आप यूं कह लो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ जो होता है, उसके बाहर का क्षेत्र क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो भारत की तटरेखा से 200 नॉटिकल मील के बाद का जो खुला समुद्र है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, जिस पर किसी देश का अधिकार न हो, जिस पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के 4 प्रकार हैं। पहला संभावी संसाधन, ठीक है, ऐसे संसाधन है जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं करने पर भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। विकसित संसाधन, वर्तमान में जिनका उपयोग हो रहा हो। भंडार किसे कहते हैं? तकनीक की कमी के कारण इनका उपयोग नहीं कर पा रहे, पर हमें पता है कि ये संसाधन है। और संचित कोष, ठीक है, अब ये ऐसे संसाधन है जिनके बारे में हमको जानकारी है, जिनका उपयोग हम कर सकते हैं, पर भविष्य के लिए हमने इनको सुरक्षित करके रखा है। ठीक है ना। क्लियर है? इतना समझ में आया? बताना जरा। आगे अगर हम देखेंगे तो एक टर्म आती है संसाधन का नियोजन, जिसको हम लोग कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है। तो संसाधन नियोजन है क्या? आप देखोगे लाला, संसाधन नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का उचित प्रबंधन होता है। योम आप देखोगे पहला क्या है? उचित प्रबंधन होगा। ठीक है। वितरण योम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। भारत में संसाधनों का असमान वितरण योम सीमित उपलब्धता इसे अनिवार्य बनाती है। भारत में अगर हम देखेंगे तो पहली चीज लाला आपको दिखेगी कि संसाधनों का असमान वितरण है। दूसरा आप देखोगे सीमित उपलब्धता है, मतलब संसाधन कम है, और इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। उद्देश्य की बात करें तो आप देखोगे भाई रिसोर्स प्लानिंग का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सतत विकास सुनिश्चित करना, अर्थात वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। कोई पूछे कि सतत विकास क्या होगा, तो वर्तमान समय में संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना विकास करना और अपनी आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। क्लियर है? तो संसाधन नियोजन के लाला आप देखोगे 3 चरण होते हैं। पहला चरण क्या होता है? देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना, उनका सर्वेक्षण एवं मानचित्रण करना तथा गुणात्मक एवं मात्रात्मक सूची तैयार करना, इस चरण का मुख्य कार्य है। दूसरा आप देखोगे संसाधनों के उचित उपयोग हेतु एक सुदृढ़ नियोजन ढांचा तैयार करना कि संसाधनों का उपयोग हम कैसे करेंगे। ठीक है। जिसमें प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है। फिर आप देखोगे तैयार की गई योजना को राष्ट्रीय विकास की योजनाओं के साथ समन्वित करते हुए उनका क्रियान्वयन करना, ताकि संसाधनों का सतत एवं संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। अब देखो पहला क्या है कि हम संसाधन को पहचानेंगे, एनालाइज करेंगे कि संसाधन का कैसे उपयोग हो सकता है, फिर उसके लिए हम लोग एक प्लानिंग तैयार करेंगे, और थर्ड स्टेप होगा कि जो है संसाधन का इस तरीके से उपयोग करेंगे कि हमारा विकास हो, हमारे साथ साथ में देश का भी विकास हो। क्लियर है ना। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सतत विकास। अब एक टर्म आती है सतत विकास। लाला ये सतत विकास क्या है? आप देखोगे सतत विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है, सतत विकास कहलाता है। गांधी जी ने इसके बारे में एक लाइन कही थी, और गांधी जी ने क्या कहा था कि पृथ्वी के पास आप देखोगे लाला, पृथ्वी के पास सभी की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है, परंतु किसी एक की लालच के लिए नहीं। मतलब पृथ्वी के पास इतना संसाधन है कि उससे सभी की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, पर अगर एक व्यक्ति लालची बनेगा कि हमें सिर्फ अपनी आवश्यकता को पूरा करना है, तो ऐसा नहीं संभव हो पाएगा। ये बात किसने कही थी? गांधी जी ने कही थी। अब आप देखेंगे भूमि संसाधन। तो संसाधनों के क्रम में ही अगला जो संसाधन है जिसको हम भूमि संसाधन कहते हैं, ये क्या है? तो लाला भूमि कृषि, उद्योग, खनन एवं व्यापार का आधार है। भारत की लगभग 54% भूमि कृषि योग्य है, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, उद्योग एवं बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक है। अब आप देखोगे पृथ्वी की ऊपरी परत को असल में भूमि कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं, घर बनाते हैं, हमारा आवास होता है, सब कुछ होता है। तो भूमि हमारे लिए बहुत आवश्यक संसाधन है। अब आप देखोगे दूसरा, अगर हम देखें भूमि का उपयोग कहां होता है, तो भूमि का उपयोग लाला आवास, परिवहन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किया जाता है। ठीक है। वन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भूमि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर भूमि का एग्जिस्टेंस हम हटा दें तो हमारा जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब आप देखोगे भूमि जो है भूमि उपयोग के प्रारूप क्या है, प्रतिरूप क्या है? तो पहला आप देखोगे इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक है। पहला भौतिक कारक, भूमि का उपयोग कैसे होना है, जलवायु प्रभावित करती है, मिट्टी, स्थलाकृति और खनिज संपदा प्रभावित करते हैं। मानवीय कारक क्या है भाई? जनसंख्या घनत्व भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। तकनीकी क्षमता एवं सांस्कृतिक परंपराएं इसको प्रभावित करती हैं। आर्थिक कारक क्या है?
भूमि की मांग कैसी है, बाजार एवं औद्योगिक विकास उस क्षेत्र का कैसा है। तो ये सारे ऐसे कारक है जो भूमि के उपयोग को प्रभावित करते हैं कि भूमि का उपयोग किस तरीके से किया जाएगा। क्लियर है ना। साथ ही अगर हम देखें तो भूमि उपयोग की कुछ श्रेणियां हैं कि भूमि का उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है। तो आप देखोगे भाई, पहला आप देखोगे, ठीक है, श्रेणियां क्या है, तो इसमें स्थिति जरा एक बार देखेंगे। कुछ वन भूमि है भारत में, कुछ कृषि भूमि है, कुछ चारागाह है और कुछ बंजर भूमि है। भारत में 43% भाग पर आप देखोगे मैदानी क्षेत्र है, 30% पर पर्वतीय है, 27% पठारी भाग है। और उसी का आप एक देख सकते हो इधर पर जो है पाई डायग्राम इधर आपको दिख जाएगा, ठीक है ना, व्हील डायग्राम, ठीक है, क्लियर है ना। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भारत में भूमि का उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है। अब आप देखोगे एक बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो है भूमि क्षरण। तो भूमि क्षरण कैसे होती है, अब आप देखोगे पहला कारण क्या है, वन उन्मूलन एवं अत्यधिक चराई। कि होता क्या है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत नष्ट हो जाती है, जिससे मृदा अपरदन तेज हो जाता है। कि भाई जब पशु चलेंगे तो ऊपरी परत टूट जाएगी और हवा आएगी तो बह जाएगी, इससे क्या होगा, मृदा अपरदन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम देखें खनन और औद्योगिक कारण, तो आप देखोगे खनन का मतलब क्या है कि भाई इस तरीके से आप देखोगे खुदाई की जाती है जंगलों की काट करके। तो खुदाई करेंगे तब भी तो मिट्टी बहेगी, और मिट्टी बहेगी तो मृदा अपरदन होगा, मिट्टी की उर्वरकता जो है कम हो जाएगी। तो खनन गतिविधि से भूमि की सतह टूटती है और औद्योगिक अपशिष्ट भूमि को प्रदूषित करते हैं। प्रभावित क्षेत्र आप देखोगे कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित है, तो झारखंड है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, जहां पर भूमि क्षरण की समस्या बहुत तीव्र है और बहुत तेजी से चल रही है। अब क्या उपाय है, किस तरीके से हम बचा सकते हैं, तो आप देखोगे पहला क्या है, वनीकरण एवं वृक्षारोपण, ठीक है ना। भूमि संरक्षण कैसे कर सकते हैं, वनीकरण। वनीकरण का मतलब है वनों को बढ़ाना, वृक्षारोपण का मतलब है वृक्ष लगाना। तो पहाड़ी ढलानों, नदी तटों और बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करने से मिट्टी का कटाव रुकता है, जल धारण की क्षमता बढ़ती है और भूमि की उर्वरकता में सुधार होता है। तो अगर आप भूमि संरक्षण करना चाहते हो तो इन प्रक्रियाओं को अपना सकते हो और ये सारे काम कर सकते हो, ठीक है ना। अगला हम क्या कर सकते हैं, तो भाई हम कर सकते हैं जैविक खेती और फसल चक्र। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना, ठीक है, फसल चक्र अपनाना। मृदा की संरचना सुरक्षित रहती है इससे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो मिट्टी की संरचना है वो लाला सुरक्षित रहेगी तथा भूमि की उत्पादकता दीर्घकाल तक बनी रहती है। मतलब मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो लंबे समय तक बनी रहेगी ऐसा करने से, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां से नोट्स बना लेना, बहुत फायदा करेगा और सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी। अब आप देखोगे इसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा लाला आप देखोगे नियंत्रित चराई एवं खनन नियमन। तो भाई खनन बहुत लोग करते हैं, खुदाई करते हैं ना, उसको हमें रोकना है। तो हमें क्या करना है, अत्यधिक पशु चराई और अनियंत्रित खनन से भूमि क्षरण होता है। तो चराई क्षेत्रों पर नियम लगा दिया जाए कि हाँ हर कोई पशुओं को नहीं चरा सकता। साथ ही आप देखोगे खनन के बाद भूमि का पुनरुद्धार किया जाए, पट्टी खेती जैसी जो है विधियां अपनाई जाए ताकि इसका उपयोग हो सके। क्लियर है ना। अब आप देखोगे मृदा संसाधन, तो लाला सबसे पहले तो तुम समझ लो मृदा निर्माण, ठीक है। अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा मूल सेल के टूटने से, मूल का मतलब है जो बेसिक सेल है उसके टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो पहला जलवायु, तापमान, वर्षा मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। वनस्पति में आप देखोगे जीव जंतु पौधे मृदा को पोषक तत्व देते हैं, तो ये भी इससे प्रभावित करते हैं। साथ ही बात कर लेंगे समय की, तो दीर्घकालिक प्रक्रिया है मिट्टी के निर्माण की, इसका मतलब समय भी जो है मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। अब मूल सेल की बात कर लें कि मूल सेल क्या होती है, तो मृदा के गुण मूल सेल पर निर्भर करते हैं। मतलब जैसी चट्टान होगी उस चट्टान से बनने वाली मिट्टी भी वैसी ही होगी। जैसे आप देखोगे जैसे पिताजी होते हैं वैसा बेटा होता है, ठीक उसी तरीके से इधर भी है। महत्व इसका क्या है, तो मृदा कृषि का आधार है तथा जैव विविधता का प्रमुख स्रोत है। क्लियर है ना। साथ ही अब देख लेते हैं कुछ मृदाओं को कि कौन कौन सी मृदाएं भारत में और कहां कहां पाई जाती हैं। तो पहला आप देखोगे जलोढ़ मृदा, ठीक है, उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है, उपजाऊ होती है, खरीफ व रबी फसलों के लिए बहुत उपयुक्त है। अगर बात कर ले काली मृदा की, तो दक्कन पठार पर पाई जाती है, नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। इधर अगर हम देखेंगे लाल एवं पीली मृदा की, तो भाई उड़ीसा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। जब भी एमसीक्यू में आएगा तो आपको उड़ीसा टिक करना है, ठीक है ना। इसमें आप देखोगे लौ होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। बहुत उपजाऊ नहीं होती है, कम उपजाऊ होती है, ठीक है। अगर लेटेराइट मृदा की बात कर ले तो एक लेटर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट, ठीक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसमें चाय की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। अगर बात करें मरुस्थलीय मृदा की, तो ये शुष्क मृदा है, ठीक है, जो राजस्थान जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। क्लियर है लाला। और आप देखोगे गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों में ये मिट्टी मिलती है, इसमें बाजरे इत्यादि की खेती बहुत अच्छे से की जाती है। अगर बात कर लें पर्वतीय मृदा की, तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये
ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आपको पर्वतीय मृदा मिलेगी। क्लियर है ना? तो कहीं ना कहीं इस पूरे चैप्टर को हम लोगों ने कवर किया। अगर आप पूरे चैप्टर को जो है एक पेज में कवर करना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना? और ऐसे ही 15 मिनट के वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो जल्द मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।